सो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित हरगन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट, जो कि है क्लास 12 का पहला चैप्टर एंड इट बेसिकली कम्स अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। एंड विदाउट एनी डिले करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। अब आपको नाम से तो पता लग ही रहा होगा कि हम बेसिकली इसमें डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड्स के बारे में। अब यार सॉलिड्स आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब बेसिकली प्रिलिमिनरी लेवल पे तीन टाइप के होते हैं, जो कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेज होते हैं। अब यार सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। बेसिकली सॉलिड की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं और वो क्या क्या होती है मैं लिखने वाला हूँ अभी। अब यार सॉलिड की होती है बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज, वो क्या क्या होती हैं। डेफिनेट मास होता है, यानी कि उनका मास चेंज नहीं किया जा सकता। सिमिलरली होती है डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम भी चेंज नहीं कराई जा सकती। डेफिनेट शेप, ये भी आपको पता होगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसा कि आपको पता होगा कि जो इंटरमोलिकुलर एटम मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स में, जैसे कि अगर मैं सॉलिड हमें बना के दिखाऊं आपको, ये है बेसिकली क्यूब। अब आपको पता है जो क्यूब होता है ये होता है सॉलिड, और जिसमें एटम्स होते हैं बहुत सारे। तो ये मतलब बेसिकली एटम मॉलिक्यूल्स आयंस जो भी हैं, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, तभी ये लोग आपस में क्लोजली पैक्ड रहेंगे एंड तभी उसको एक डेफिनेट एंड रिजिड शेप मिल पाएगी। एंड जो फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सो गाइस, ये तो हो गई इसकी 5 प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की, जो कि आप लोगों को पहले पढ़नी है। तो यार ये 5 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, मतलब इसमें ऐसा कोई एज इट याद करने का कुछ है नहीं, मतलब ये आपको पता भी होनी चाहिए क्योंकि सॉलिड्स की बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसलिए हम फर्दर सॉलिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि है एक तरह से अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा उसके बारे में। सो भाई, सॉलिड डिवाइड होते हैं हमारे दो कैटेगरी में, यानी कि अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब यार अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में मतलब क्या बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड तो यार अगर मैं एक लाइन में डिफरेंस बताऊँ, मतलब अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन का डिफरेंस सिर्फ एक लाइन में, तो यार वो क्या होगा, सिर्फ अगर सिंगल लाइन में मैं डिफाइन करूँ इन दोनों के डिफरेंस को, तो यार वो क्या होगा, वो होगी इनकी इंटरनल कॉम्पोजिशन। यानी कि मतलब एक सॉलिड है वो क्रिस्टलिन है या फिर अमॉर्फस है, वो आप कैसे डिसाइड करोगे, इनकी अंदर की कॉम्पोजिशन देख के, और बाहर से आप कैसे डिसाइड करोगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक शेप या फिर ज्योमेट्रिकल फॉर्म देख के। तो यार पहला जो डिफरेंस आता है वो इसी बेसिस पे आता है, जो कि है जो आपके पास क्रिस्टलिन होते हैं उनकी होती है डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप या फिर ज्योमेट्रिकल फॉर्म, और जो आपके अमॉर्फस होते हैं उनकी ये सब नहीं होती, यानी कि डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो क्रिस्टलिन होती है उनकी होती है डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक स्टेट, और जो अमॉर्फस होती है उनकी होती है इरेगुलर इरेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म। सो ये था प्राइमरी डिवीजन, जो जिसमें हम अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड करते हैं। एंड अगर मैं सेकंड डिवीजन की बात करूं तो यार वो क्या होगा, इसमें होते हैं, अच्छा मैंने आपको बताया था कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं। अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूँ तो वो होगी इंटरनल कॉम्पोजिशन। तो जो इसके एटम्स होते हैं अंदर वो होते हैं, मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो वो इरेगुलर, मतलब उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, वो इरेगुलर ऐसे भी रैंडमली कहीं भी बिखरे होते हैं। एंड जो इसके होते हैं उनका एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है, तो मैं इसी के बारे में भी लिखने वाला हूँ, वो क्या है। सो गाइस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होती है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एंड वहीं मैं अगर बात करूं एमॉर्फस में, तो उसका क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या फिर आप पार्टिकल्स बोल सकते हो। सो ये हो गया इसका सेकंड डिफरेंस, यानी कि अगर मैं बात करूं अमॉर्फस की, तो
उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो कोई भी डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं करते, वो रैंडमली, जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर से बिखरे होते हैं। एंड जहाँ तक की बात आती है क्रिस्टलिन की, तो उसमें रैंडम मतलब रैंडम कोई पैटर्न नहीं होता, फिक्स पैटर्न होता है जिसमें सारे जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ ना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 एग्जांपल एटलीस्ट याद होने चाहिए। अमॉर्फस के जो एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रबर, प्लास्टिक या फिर ग्लास कह सकते हो, ग्लास भी है, एटसेट्रा। तो रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। एंड अगर मैं क्रिस्टल सॉलिड्स की बात करूं तो यार जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है वो क्या है, आपका सॉल्ट हो गया, सॉल्ट इन द सेंस NaCl, एंड आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, मतलब अ टाइप ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। तो ये थे इसके एग्जांपल्स। अब मैं बात करता हूँ फर्दर डिफरेंसेस की। सो गाइस नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा ऑर्डर पे। तो यार जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो फॉलो करते हैं एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और जो क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं वो फॉलो करते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब यार ये ऑर्डर के बारे में क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं लिख लूँ एक बार। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, वहीं पे ये क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सो गाइस अमॉर्फस में होते हैं आपके आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एंड क्रिस्टलिन में होते हैं आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब यार जहाँ तक ऑर्डर की बात आती है, ऑर्डर मतलब इन द सेंस अगर मैं बताऊँ कि सपोज आपके पास ये एक सॉलिड है, ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ जो सॉलिड है ये क्रिस्टलिन है, तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ एटम्स होगा वो लॉन्ग पैटर्न फॉलो करेगा। लॉन्ग पैटर्न इन द सेंस, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज इसमें 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, और वो 3 तरह के पार्टिकल्स कैसे कैसे हैं, एक है स्क्वायर वाला, एक है ट्राइंगल वाला और एक है सर्कल वाला। सपोज इन 3 पार्टिकल से मिलकर ये क्रिस्टलिन सॉलिड बना है, तो यार इसकी अरेंजमेंट जो यहाँ होगी वो कैसे होगी, पहले स्क्वायर, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, ऐसी तो होगी अगर ये क्रिस्टलिन सॉलिड है, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अब यार क्योंकि देखो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक अगर स्क्वायर आया तो उसके 2 डिफरेंस के बाद स्क्वायर आएगा, इसका मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अब यही मैं बात करूँ अगर अमॉर्फस सॉलिड की, तो वो कैसे होंगे, एक स्क्वायर आ गया, उसके बाद सर्कल आ गया, उसके बाद फिर से स्क्वायर आ गया, आपको कुछ पता नहीं है, उसके बाद फिर से स्क्वायर आ गया, एंड उसके बाद ट्राइंगल आ गया, फिर 3 ट्राइंगल आ गए, या फिर एक सर्कल आ गया। मतलब आप समझ रहे हो बेसिकली बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पर कोई भी मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो बिल्कुल इरेगुलर होते हैं, मतलब कोई भी रैंडमली ऐसे बिखरे होते हैं, जैसे मैंने आपको वो बता रखा है। सो गाइस अब आते हैं इसके 4th डिफरेंस पे, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है अमॉर्फस सॉलिड आपके पास होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर, एंड जो क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं वो होते हैं आपके पास एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो मैं लिख देता हूँ एक बार पहले, आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर। सो गाइस अब बात आती है कि ये आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक है क्या। तो यार अगर मैं आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो यार वो क्या है, आइसोट्रोपिक क्या है, आप जैसे ये आपका सॉलिड था, मैं आपको एक नया बनाता हूँ, एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ अच्छे से। सपोज ये आपके पास एक सॉलिड है, एंड अगर मैं बात करूँ कि मैं इस सॉलिड के अंदर घुस गया, मतलब इमेजिन करो, सपोज करो, एंड मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं जिस डायरेक्शन में जाऊँगा, मतलब यहाँ बेसिकली डायरेक्शन हमें जाना है, अलग अलग डायरेक्शन में जाना है। सपोज मैं इधर गया, फिर मैं ऊपर गया, फिर मैं इधर गया, फिर मैं इधर गया। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्क्वायर आएगा, फिर ट्राइंगल आएगा, फिर सर्कल आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, मतलब कि ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली आई मीन टू से। एंड इसके ऊपर सपोज स्क्वायर आएगा, एंड इसके नीचे क्या आएगा, सर्कल आएगा, जैसे कि मैंने आपको पैटर्न बताया, एंड इसके ऊपर क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा, मतलब वही पैटर्न फॉलो होगा। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एंड ये वाला जो पॉइंट जहाँ मैं खड़ा हूँ वो सपोज ये वाला पॉइंट है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। अब देखो मैं हर एक डायरेक्शन में गया, सपोज मैं ऊपर गया तो क्या मिल रहा है मुझे, स्क्वायर, ठीक है, लेफ्ट गया तो क्या मिल रहा है, स्क्वायर, ठीक है। अब मैं नीचे गया तो मुझे क्या मिला, सर्कल, मुझे स्क्वायर नहीं मिला, मुझे सर्कल मिला। एंड मैं राइट गया तो भी मुझे सर्कल मिला। इसका मतलब मुझे अलग अलग डायरेक्शन में जब मैं जाऊँगा तो मुझे अलग अलग पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो यार इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एनाइसोट्रॉपी, यानी कि आप एक डायरेक्शन से, मतलब आप अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको पार्टिकल अलग अलग मिलेंगे, सेम नहीं मिलेंगे। वेराज इन अमॉर्फस सॉलिड अगर आप सेम अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो आपको पार्टिकल सेम मिल सकते हैं, क्योंकि देखो जब आप सपोज ये अमॉर्फस सॉलिड है तो इसमें कैसे होंगे, मतलब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करूँ तो कैसे होंगे, मतलब रैंडम होंगे ऐसे। सो भाई आप खुद बताओ, अगर आप यहाँ खड़े हो और आप किसी भी साइड जाओगे तो आपको पार्टिकल सेम मिलेंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एटम की रैंडम कर रखी है, एंड हर टाइप का एटम हर डायरेक्शन में प्रेजेंट है। एक तरह से आप इसे एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि अगर एक जगह एक मॉब है, एक क्राउड खड़ा है, तो सो गाइस सपोज आप क्राउड के बीच में खड़े हो, इस मॉब के आप बीच में खड़े हो,
सो गाइस अगर मैं बात करूँ, आप लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, आगे जाओगे, पीछे जाओगे, तो इस बात के बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आप इंटेलिजेंट लोगों से भी मिलोगे, पीछे भी इंटेलिजेंट लोग होंगे, लेफ्ट में भी इंटेलिजेंट लोग होंगे, राइट में भी इंटेलिजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे इंटेलिजेंट लोग लेफ्ट में ही होंगे या फिर सारे इंटेलिजेंट लोग राइट में ही होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यही बेसिकली डिफरेंस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, ये फॉलो करते हैं आइसोट्रोपिक नेचर, मतलब ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप लेफ्ट राइट मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो आपको पार्टिकल सेम मिलते हैं या फिर मोस्टली सेम मिलते हैं। एंड क्रिस्टल सॉलिड में क्या होता है, एनिसोट्रोपिक नेचर फॉलो करते हैं, यानी कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको डिफरेंट पार्टिकल मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया था। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट डिफरेंस पे, यानी कि वो डिफरेंस है बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या है, सो गाइस मैंने फिफ्थ डिवीजन लिख दिया है जो कि है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। एंड अगर मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो यार एमोर्फस सॉलिड में क्या होगा, ये क्या है, मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो यार वो क्या है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वो धीरे धीरे मेल्ट होंगे, एकदम से सडनली मेल्ट नहीं होंगे। एंड वेयर इज इन क्रिस्टलिन सॉलिड, तो क्रिस्टलिन सॉलिड में जो होता है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो गाइस शार्प मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टीज है वो एकदम एब्रप्टली चेंज हो जाएंगी, यानी कि वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड वो सडनली चले जाएंगे। और बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में जाएंगे। एंड अगर मैं इन दोनों के ग्राफ बनाऊं, क्योंकि ग्राफ इन दोनों में इंपॉर्टेंट होता है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ आता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें ग्राफ बनाऊं तो वो क्या होगा, टाइम, लिक्विड, सॉलिड। सो गाइस मैंने इसका ग्राफ बना दिया है। तो जैसे कि आप ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे, ये है टेम्परेचर, यानी कि वाई एक्सिस पे मैंने लिया टेम्परेचर एंड एक्स एक्सिस पे मैंने लिया टाइम। तो देखो टेम्परेचर मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसी जो आपका वो होगा अमॉर्फस सॉलिड वो कूल डाउन होता चला जाएगा एंड फर्दर इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड जहाँ तक बात है क्रिस्टलिन सॉलिड्स की, एंड जहाँ तक बात आती है क्रिस्टलिन सॉलिड्स की, तो देखो जैसे टेम्परेचर मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे टाइम है, वैसे ही मतलब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। एंड देखो यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन। और देखो उसमें टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, नेग्लिजिबल। तो देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसमें डायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली नहीं, सडनली एब्रप्टली इसमें लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो जाता है। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऐसा मतलब ग्रेजुअली नहीं चेंज होता, एकदम सडनली चेंज हो जाता है। सो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स के यहाँ पे टाइप डिस्कस होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स के कोई टाइप डिस्कस नहीं होते। एंड अगर मैं बेसिकली कैटेगराइज करूँ तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स के होते हैं हमारे पास चार टाइप्स, यानी कि आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एंड हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, मैं वही डिफरेंस बताऊंगा क्रिस्टलिन सॉलिड्स के टाइप्स एंड उनमें फर्दर मतलब इनमें फर्दर जो डिफरेंस होते हैं वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। सो जो पहला डिफरेंस आता है वो आता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये लोग मतलब ये जो सॉलिड्स हैं, ये लोग कह रहा हूँ, मतलब ये जो सॉलिड्स हैं ये हैं अलग अलग टाइप के। तो इसमें ऑब्वियसली जो इंटरमोलिकुलर एटम होंगे वो लोग जो बॉन्डेड होंगे एक दूसरे से वो भी अलग अलग होंगे, यानी कि एक तरह से जो बॉन्ड्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। सो जहाँ तक बात आती है आयनिक सॉलिड की, जो उसमें बॉन्ड होता है, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, आयनिक बॉन्ड। एंड जो कोवेलेंट सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। यार ये जो बॉन्ड की बात होती है 11th क्लास में पढ़ाई जाती है, आई होप आप लोगों को ये सब पता होगा। एंड मैं मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्या होता है, ठीक है, ये 11th क्लास में आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एंड मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, आपके मेटालिक बॉन्ड्स। एंड फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते हैं आपके या तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आप कह सकते हो। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आप कह सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो आता है इनके कॉम्पोजिशन में, यानी कि इनकी इंटरनल कॉम्पोजिशन कैसी है, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में जैसे कि आपको पता होगा, आयनिक सॉलिड में नाम से पता लग रहा है कि क्या होंगे, आयन्स होंगे, ठीक है। आयनिक सॉलिड में क्या होंगे, आयन्स होंगे। जो आपके कोवेलेंट सॉलिड होंगे उसमें क्या होंगे, आपके नॉन मेटल एटम्स।
जो मेटालिक सॉलिड होंगे उसमें आपको पता लग रहा होगा मेटल एटम्स, मेटल एटम्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, मेटल एटम्स ये लोग फ्री स्पेस में नहीं होते, मतलब ये सराउंडेड होते हैं बाय अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसमें डिटेल में बात करूँ तो मेटालिक एटम्स इन डीलोकलाइज्ड, क्योंकि वो फ्री होते हैं, डीलोकलाइज्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटालिक एटम्स इन मतलब मेटालिक एटम्स इन डीलोकलाइज्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरह से जैसे ये एक सॉलिड है तो ये हो गया आपके मेटालिक एटम, एंड ये जो फ्री घूम रहे हैं ये हो गया आयंस, सॉरी इलेक्ट्रॉन एटम्स। एक तरह से आप ऐसा मान सकते हो जैसे सी में सॉल्ट पार्टिकल्स ये उतने ही होते हैं, मतलब ये उनका साइज कंपेरेटिवली काफ़ी छोटा होता है। एंड जहाँ तक बात आती है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो उसमें होते हैं आपके एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। सो गाइस अब बात आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, एंड जहाँ तक बात आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं बेसिकली यही होते हैं बस सॉफ्ट, बाकी सब जो होते हैं वो एक तरह से हार्ड कैरेक्टर शो करते हैं। एंड अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो वो क्या होंगे, जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो होते हैं हार्ड, जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं मतलब जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो हार्ड कैटेगरी शो कर हार्ड कैटेगरी में आते हैं, एंड प्लस ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ब्रिटल मतलब जैसे कि आपके ब्रिक होती है, ब्रिक मतलब गिर के टूट जाएगी, तो उसको कहते हैं ब्रिटल, इजीली ब्रेकेबल। एंड जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं आपके प्योरली हार्ड, एंड जो आपके मेटालिक, एंड ये फर्दर कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते, जैसे कि ये ब्रिटल होते हैं, ये हार्ड होते हैं सिर्फ। एंड अगर मैं मेटालिक सॉलिड्स की बात करूँ तो वो होते हैं हार्ड, एंड आपको पता होगा वो मेलिएबल और डिक्टाइल भी होते हैं, क्योंकि वो मतलब क्योंकि वो ऑल दो मेटल्स हैं, हार्ड, मेलिएबल एंड नीचे लिख देता हूँ मैं डक्टाइल। एंड अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तो सिर्फ वही होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। सो गाइस यहाँ तक मैंने बात कर ली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, एंड अब बात आती है प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो यार अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूँ तो जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं यानी कि मेटल्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एंड मोरलेस बाकी सारे नहीं करते, वो मैं आपको लिख देता हूँ फिर भी। तो आपको जो आयनिक सॉलिड होता है वो होता है इंसुलेटर, कोवेलेंट सॉलिड्स भी इंसुलेटर। अब यार यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है वो है ग्रेफाइट, तो आप लिख लो एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको नहीं पता तो कार्बन का एलोट्रोप होता है, आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी। मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स, इनफैक्ट गुड कंडक्टर्स, काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड भी इंसुलेटर होते हैं। सो गाइस मैंने इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज लिख दी, अब बात आती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड क्योंकि वो सॉफ्ट होता है इसलिए उसकी लो होती है, बाकी सबकी हार्ड होती है, मतलब सॉरी हाई होती है सॉरी, हाई मेल्टिंग पॉइंट मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में मेल्टिंग पॉइंट। कोवेलेंट सॉलिड्स की तो बहुत हाई होती है, यानी कि वेरी हाई, मैं लिख दिया वेरी हाई, मतलब कोवेलेंट सॉलिड्स की काफ़ी हाई होती है, एंड इसकी भी हाई होती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसकी आयोनिक सॉलिड से हाई होती है, लेकिन कोवेलेंट सॉलिड इतनी हाई नहीं होती, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड इसकी लो होती है क्योंकि ये मैंने जैसे बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी सॉफ्ट है, इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट। सो गाइस अब बात आते हैं इनके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के सबके मैं एक एक दो एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। इसका तो आपको पता होगा एग्जाम्पल NaCl, एंड अगर मैं इसकी बात NaCl या फिर एक और लिख लो ZnS। इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ कोवेलेंट सॉलिड्स की तो वो होते हैं आपके पास डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये दोनों क्या होते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो कॉर्ड्स हो गया, जैसे कि मैंने को पहले बताया था कॉर्ड्स। एंड मैं मेटालिक सॉलिड्स की बात करूँ तो मेटालिक सॉलिड तो बहुत ही मतलब ईजी है, जैसे कि आपका Fe आयरन हो गया, CO कोबाल्ट हो गया, Zn जिंक हो गया, Au गोल्ड हो गया, ये सब है ना। एंड अगर मैं बात करूँ मोलिकुलर सॉलिड्स की तो इसमें आते हैं आइस, आयोडीन, आइस होता है, आयोडीन, एंड और कोई इंपॉर्टेंट है क्या, सॉलिड CO2 लिख सकते हो, वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं एक और इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, वो सल्फर है एंड फॉस्फोरस है।
यानी कि सल्फर एंड फॉस्फोरस, और एक और है नेफ्थलीन, वो भी लिख सकते हो। तो आपको एग्जाम्पल ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक दो दो एग्जाम्पल याद कर लोगे बहुत है। एंड आपको जो मेन याद करने हैं वो है प्रॉपर्टीज़। आपको जो ये सारी प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से याद करनी है, क्योंकि यार ये एग्जाम में पूछी गई हैं एंड ये बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं कि मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स बताओ, यानी कि आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर, एंड फर्दर इनके डिफरेंस बताओ कि ये कैसे कैसे और किस बेसिस पे डिफाइन, मतलब डिफरेंस किस बेसिस पे आप कैटेगराइज कर सकते हो इनके। सो गाइस, मैंने आपको अभी तक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज बताई हैं एंड सॉलिड्स को डिफाइन किया है एंड कैटेगराइज किया है बेसिकली दो पार्ट्स में, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। एंड फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल बताए हैं, एग्जांपल कह रहा हूँ मतलब टाइप्स बताए हैं एंड उनके डिफरेंसेस बता दिए। अब आती है हमारे पास तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि है क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट्स एंड यूनिट सेल। तो मैं एक एक करके इनको डिफाइन करता हूँ। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस मतलब क्रिस्टल लैटिस इज बेसिकली 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। ये क्या होता है? 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। तो एक क्रिस्टल में किस तरीके से वो 3D अरेंजमेंट हो रखा है उन पार्टिकल्स का, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। बेसिकली जैसे ये हमारे पास है एक क्रिस्टल एंड ये है उनके मतलब बेसिकली अरेंजमेंट इस तरीके से। तो हम इस नेटवर्क को, इस यानी पूरे नेटवर्क को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस, मतलब इस पूरे को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। अब आता है लैटिस पॉइंट्स को। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम पॉइंट एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखो मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या क्या मतलब है? इनमें क्या क्या होते हैं? आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे एंड ऑब्वियसली एटम्स तो होंगे ही। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एक सॉलिड के अंदर, एक क्रिस्टल के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम लोग जिनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं आगे, वो होते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट्स। एंड अगर बात करूँ यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न इन अ क्रिस्टल। यूनिट सेल इज बेसिकली स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न इन अ क्रिस्टल। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो गाइस, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न इन अ क्रिस्टल का मतलब क्या है? बेसिकली जैसे कि अगर मैं बहुत बड़ा एक वो बनाऊं, ये है कि बेसिकली क्यूबॉइड, एंड अगर मैं इसके पैटर्न की स्टडी करूँ तो वो क्या होगा? सपोज एक स्क्वायर है, फिर एक ट्राइंगल है, फिर एक सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक ट्राइंगल है, फिर एक सर्कल है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, एंड इसके नीचे एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है। सो गाइस, सपोज इसका ये रिपीटिंग पैटर्न है, तो इसका रिपीटिंग पैटर्न क्या है? बेसिकली जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है वो क्या है? ये वाला, यानी कि ये वाला, यानी कि स्क्वायर देन अ ट्राइंगल देन अ सर्कल। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है वो है स्क्वायर देन अ ट्राइंगल देन अ सर्कल, एंड इसको ही हम फर्दर रिपीट कर देंगे तो हमारा पूरा सॉलिड बन जाएगा। तो अगर मैं यूनिट सेल की बात करूँ तो वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न विच ऑन फर्दर, मतलब कि अगर मैं फर्दर उसको मल्टीप्लीकेशन, मतलब विच ऑन फर्दर मल्टीप्लीकेशन प्रोड्यूसेस द होल क्रिस्टल, यानी कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न, यानी कि इस केस में जो ये है विच ऑन फर्दर मल्टीप्लीकेशन प्रोड्यूसेस द होल क्रिस्टल, उसको हम क्या क्या कहते हैं? यूनिट सेल, जिसके बारे में मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा या फिर अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। सो मैंने यहाँ पे आपको सॉलिड के बारे में बता दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड एंड फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन कर दिया, एंड उसके टाइप्स बता दिया आपको, 4 टाइप के, उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, एंड फर्दर मैंने आपके 3 डेफिनेशन शेयर किए हैं। एंड जो मैं अगली क्लास होगी उसमें मैं डिटेल में बात करूँगा उसमें यूनिट सेल के बारे में, जिसमें यूनिट सेल के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड एक होता है सेंट्रेड यूनिट सेल। इनके बारे में मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा। एंड यार सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरी पहली टीचिंग की वीडियो थी एंड मुझे टीचिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बस थोड़ी बहुत नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली यार आज से मतलब इस चैनल पर रोज़ एजुकेशन वीडियोज आया करेंगी, मतलब वीडियोज़ इन द सेंस लेक्चर्स आया करेंगे। मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन दबा देना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तब तक के लिए वीडियो देखते रहना, पढ़ते रहना, जो मैंने बताया उसको रिवाइज कर देना। मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये वीडियो का सेकंड पार्ट जो होगा वो कल आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन लगी होगी। सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक कर देना इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।